कम उम्र में ऐसे ऐसे इनोवेशन वाली बातें सुनकर मैं दंग रह गया। वहां कई बच्चे बायोटेक और जेनेटिक्स में इंटरेस्टेड थे। उनकी क्लास में जब साइंस के फंडामेंटल्स पढ़ाए जा रहे हैं तब वो जीन मैपिंग, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी और जेनेटिक लाइब्रेरी बेस्ड टूल्स की बात कर रहे थे। अब कितना बड़ा अंतर है, आप कल्पना करिए। मैं उनके काम को देखकर सोच रहा था कि जब ये हायर एजुकेशन में पहुंचेंगे तो हमारे इंस्टीट्यूशन इनकी आधुनिक सोच के मुताबिक तैयार होंगे क्या? अगर हम इन बच्चों के लिए उनके हायर एजुकेशन में पहुंचने का इंतजार करेंगे तब तक दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी दोस्तों। इसलिए हमें ये अभी से सोचना होगा कि जिस उम्र में भी बच्चों के मन में मोटिवेशन है उसी उम्र में उन्हें गाइडेंस और रिसोर्स मिले, इसका प्रबंध हमने सोचना पड़ेगा। हमें अपने संस्थान में ऐसी व्यवस्था तैयार करने पर काम करना चाहिए। साथियों, इस महीने के आखिर में 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2 साल पूरे होने वाले हैं। और अभी धर्मेंद्र जी बता रहे थे कि बड़े मंथन के बाद ये शिक्षा नीति बनाई। कस्तूररंगन जी ने बहुत अच्छा नेतृत्व दिया, उसके कारण ये संभव हुआ। और इतना विविधता भरा देश और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इस प्रकार से स्वागत हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धि है जी, बहुत बड़ी सिद्धि है। लेकिन इसकी विशेषता देखिए, इसको बनाने में तो मंथन हुआ। आमतौर पर सरकार का स्वभाव होता है, एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, वो डॉक्यूमेंट समय के भरोसे छोड़ दिया जाता है, कुछ व्यक्तियों के भरोसे जोड़ जाता है। आपके भी टेबल पे तो कुछ दिन शोभा बढ़ाता है डॉक्यूमेंट, फिर वो भी टेबल पे से हट जाता है, कोई नया डॉक्यूमेंट आता है, वो जगह ले लेता है, बात वहीं समाप्त हो जाती है। अनुभव आपको भी है, यहां बैठे हुए लोगों को भी है। हमने ऐसा नहीं होने दिया। हमने हर पल इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जिंदा रखा है। मैं स्वयं भी इतने कम समय में कम से कम 25 सेमिनार में गया हूं, शायद 25 से ज्यादा, और इसी विषय पे मैं बोलता रहा हूं। ये रिपोर्ट देने के बाद स्वयं कस्तूररंगन जी लगातार संवाद कर रहे हैं, हर क्षेत्र के लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनके क्लैरिफिकेशन चाहिए समझा रहे हैं, उसके पीछे का विजन क्या है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन वो समझा रहे हैं। पूरी सरकार के सभी डिपार्टमेंट लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये, क्योंकि 30 साल के बाद आया हुआ डॉक्यूमेंट सिर्फ कागज का ढर्रा हमारे पास पहुंच जाने से होगा नहीं जी। आप भी यहां जब 3 दिन मंथन करोगे, उसकी कई बारीकियां हैं जो शायद आपने पूरा पन्ना पढ़ लिया होगा, लेकिन अब नई तरीके से आपके सामने उजागर होगी। इसलिए अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर भी ऐसे ही निरंतर मंथन की योजना बना करके यहां से जाना। सिर्फ यहां से आप सुन करके मत चला जाना, आपके साथ जुड़े हुए जो बाकी साथी हैं वे भी ऐसा ही मंथन करें, उसमें से और अमृत निकाले जी, तब जाकर के इसका लाभ होगा। और इसके इम्प्लीमेंटेशन की उसके लिए जो चुनौतियां हैं, उसकी हर बारीकी पर हमें गौर करते रहना चाहिए। साथियों, आज जब कोई काम अपने हाथों में लेता है तो समस्याएं का समाधान भी तेजी से निकलता है। समस्या समझ करके यार मैं कहां पढ़ूं इसमें, तो समाधान कभी नहीं निकलता है। साथ ही इन 2 सालों में देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में कई ठोस कदम उठा चुका है। इस दौरान एक्सेस, क्वालिटी और फ्यूचर रेडीनेस जैसे जरूरी विषयों पर हुई वर्कशॉप ने भी बहुत बड़ी मदद की है। देश विदेश के एकेडमिशियंस, इनसे जो चर्चाएं हुई, मेरा भी देश के शिक्षा मंत्रियों के साथ, शिक्षाविदों के साथ जो संवाद हुआ, उसने भी इसी गति को आगे बढ़ाया है। और अभी कुछ दिन पहले हमारे धर्मेंद्र जी ने देश भर के शिक्षा मंत्रियों को भी बुलाया था, जैसे आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, उनके साथ भी की थी। लगातार कोशिश हो रही है कि इन चीजों को हम 100% साकार कैसे कर पाए। राज्य सरकारों ने भी अपने अपने स्तर पर इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, और आज सभी के प्रयासों का परिणाम है कि देश और खासकर देश का युवा इस बड़े बदलाव में भागीदार बन रहा है। साथियों,
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए देश के एजुकेशन सेक्टर में एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहॉल पर भी काम हुआ है। आज देश में बड़ी संख्या में नए कॉलेज खुल रहे हैं, नए विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, नए आईआईटी और नए आईआईएम की स्थापना हो रही है। 2014 के बाद से देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 55% की वृद्धि हुई है। युवाओं को बेहतर अवसर देने के लिए यूनिवर्सिटीज में समान स्टैंडर्ड के लिए इस वर्ष कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी लागू किया गया है। ऐसे ही कई और भी रिफॉर्म्स किए गए हैं। देश के इन प्रयासों का परिणाम है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय संस्थानों की संख्या में धीरे धीरे प्रवेश हो रहा है, संख्या में वृद्धि हो रही है। ये बदलाव केवल शुरुआत है। अभी हमें इस दिशा में लंबी दूरी तय करना है। साथियों, मुझे ये भी संतोष है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब मातृभाषा में पढ़ाई के रास्ते खोल रही है। इसी क्रम में संस्कृत जैसी प्राचीन भारतीय भाषाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं यहां देख रहा हूं कि इस आयोजन में भी संस्कृत से जुड़े लोगों के लिए विशेष व्यवस्था है। काशी की धरती से हुई ये शुरुआत निश्चित ही भारतीय भाषाओं और भारतीय संकल्पों को नई ऊर्जा देने का काम करेगी। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में भारत दुनिया में वैश्विक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर सकता है। भारत न केवल दुनिया के युवाओं के लिए एजुकेशन डेस्टिनेशन बन सकता है, बल्कि दुनिया के देशों में भी हमारे युवाओं के लिए नए अवसर बन सकते हैं। इसके लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर तैयार करना होगा। इस दिशा में देश लगातार प्रयास भी कर रहा है। हर एजुकेशन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार करने के लिए नई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। करीब 180 उच्च शिक्षा संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए विशेष कार्यालय की स्थापना भी की गई है। मैं चाहूंगा कि आप सभी इसी दिशा में न केवल जरूरी विमर्श करें, बल्कि भारत के बाहर की व्यवस्थाओं से भी परिचित होने का प्रयास करें। ये नई व्यवस्थाएं भारत की शिक्षा व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से भी जोड़ने में मदद करेगी। साथियों, इन 3 दिनों में आप लोग अलग अलग सेशन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस चर्चा से देश के लिए अलग अलग क्षेत्रों में नए रास्ते खुले, युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन हो। दुनिया के कई देशों ने अलग अलग क्षेत्रों में जो रफ्तार पकड़ी है, उसमें एक बड़ा योगदान वहां की यूनिवर्सिटीज का भी है। यूनिवर्सिटी लगातार सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विषयों पर रिसर्च करती है, सरकार को सुझाव देती है। यही कल्चर, यही कार्य पद्धति हमें अपने यहां भी विकसित करने की जरूरत है। इससे यंग जनरेशन को देश और देश की नीतियों की समझ आती है और उसकी संभावनाओं से भी परिचित होते हैं। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि देश के युवाओं की इनोवेटिव सोच और नए आइडियाज से नई व्यवस्थाओं को भी ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहिए। इससे फ्रेश टैलेंट आता है, फ्रेश आइडियाज आते हैं। मैं चाहूंगा कि इसे लेकर भी आप सब चर्चा करें, कोई रोड मैप तैयार करें। यूनिवर्सिटी कैसे सरकार के साथ अलग अलग क्षेत्रों में पार्टनरशिप कर सकती है, इस बारे में भी सोचा जाना चाहिए। अपनी एक्सपर्टीज आपको ही तय करनी है। आप जिस क्षेत्र में हैं, उसे लेकर सर्वे और स्टडी करें, सरकार को सुझाव दें। आपकी यूनिवर्सिटी का जो 50-100 किलोमीटर का जो दायरा होगा, वहां की जन सामान्य की समस्याएं क्या है, उसके उपाय क्या है, रिसोर्सेज क्या है, उस रिसोर्सेज के लिए क्या किया जा सकता है, वहां के सामान्य व्यक्तियों की वृत्ति प्रवृत्ति क्या है। आपके स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, स्थानीय रूप से बढ़िया रिपोर्ट बनेगा। सरकार की कोई योजना चलती है तो उसकी अच्छाइयां क्या है, कमियां क्या है, सुधार की संभावनाएं क्या है,
बढ़िया रिपोर्ट बन सकता है। ये सारी बातें सरकार के अंदर गंभीरता से कर लिया जाए, बहुत बड़ा परिणाम आता है। मुझे याद है, मैं गुजरात में था तो एक बार सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में मेरा कार्यक्रम था। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के लोगों ने रूरल डेवलपमेंट पे काफी रिसर्च करके कुछ किताबें तैयार की थी। उस दिन उन्होंने मुझे गिफ्ट की। मैंने जरा बड़ी बारीकी से उसको देखा, मुझे बड़ा इंटरेस्ट लगा। मैंने डिपार्टमेंट को काम दिया। मैंने कहा, भाई ये जो स्टूडेंट्स ने काम किया है, आप जरा देखिए सरकार जहां जा रही है और ये बच्चे जो कह रहे हैं उसमें कितना अंतर है, और आप हैरान हो जाएंगे। उसमें से बहुत सी चीजें मुझे रूरल डेवलपमेंट के मेरे काम में इतनी मदद आई। विद्यार्थियों ने, टीचर्स ने किया हुआ काम था, जो सरकार में एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके निर्णय करना मुश्किल होता है जी। जो फील्ड में हमारी ये पीढ़ी जाती है, बहुत ही अच्छा उसका अर्थ निकाल करके ले आती है, और कुछ चीजों का कल्पना भाव का लाभ हुआ हो, ये भी ध्यान में आता है जी। और मुझे विश्वास है हमें उससे, अब जैसे हमारे यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लैब में जो करती है कितना ही अच्छा काम करे, लेकिन उसको सर्टिफिकेट भी मिल जाए, इंटरनेशनल मैगजीन में उसका आर्टिकल भी छप जाए, उसको डिग्री भी मिल जाए, लेकिन वो तो मामला लैब में ही रह जाएगा। हमारे पास लैब टू लैंड का भी तो रोड मैप होना चाहिए ना। जो लैब में है वो लैंड पर भी तो उतरना चाहिए ना। और जैसे लैब टू लैंड होना चाहिए, वैसे ही लैंड पर यूनिवर्सिटी में नहीं गए ऐसे लोगों का अनुभव भी बहुत ज्यादा होता है, और जो लैंड का अनुभव है उसको लैब में भी लाना चाहिए। और लैब में वो कैसे आए, रिसर्च को कैसे एनरिच करे, परंपरागत अनुभव को कैसा करे, ये सोच करके हम कदम उठा नहीं सकते हैं। इसी तरह हमारे यहां ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुर्वेद में हमारा ज्ञान, उसको कोई चुनौती तो आप भी नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूंगा, लेकिन दुनिया के कई देश हैं जो आज ट्रेडिशनल मेडिसिन में हमसे आगे निकल रहे हैं जी। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में परिणाम और प्रमाण दोनों की जरूरत होती है। हम ये कहें कि भाई मैं ये जड़ी बूटी लेते हुए फायदा होता है, परिणाम मिलता है, लेकिन हम मान के चले और सभी यूनिवर्सिटी के तरफ मेरा कुछ न यहां से सुन करके जाए तो चलेगा, 2 शब्द मेरे सुन करके चल के जाइएगा और उस पर मंथन कीजिएगा। हमें परिणाम तो मिल जाते हैं लेकिन प्रमाण नहीं होते हैं, और इसलिए हमारे पास परिणाम के साथ साथ प्रमाण होने चाहिए। हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए, हमारे पास उसका पूरा डिटेल रिकॉर्ड होना चाहिए, कहां से कैसे बदलाव हुआ है। हम भावनाओं के आधार पर दुनिया नहीं बदल सकते जी, दुनिया के सामने उसे मॉडल के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, और इसलिए परिणाम होने के बावजूद भी प्रमाण की आवश्यकता आज के विश्व को बहुत जरूरी है। और इसलिए अब हमारी यूनिवर्सिटीज को जो परिणाम से हम परिचित हैं, लेकिन जिसमें प्रमाण का अभाव है, उन प्रमाण की पूर्ति करने के लिए मैकेनिज्म बनाना, व्यवस्थाएं विकसित करना है, परंपराएं विकसित करना, ये आप सब साथियों की मदद के बिना होना नहीं हुई है। एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन पर रिसर्च का ये काम भी हमारी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी तरह कर सकती है। साथियों, हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारी बहुत बड़ी ताकत है, चर्चा भी करते हैं, लेकिन क्या कोई यूनिवर्सिटी है जिसने इसका स्टडी किया है? क्या आखिर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है क्या? क्या दुनिया में जब डेमोग्राफिक डिविडेंड का अवसर आया था, तब उस दुनिया के उस देश ने किस प्रकार के कदम उठाए थे, वहां की यूनिवर्सिटी कैसे व्यवहार करती थी और उसका बेनिफिट कैसे लिया? बहुत बार हमको कहते हैं, दोहराते हैं, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड की संभावनाओं पर हम क्यों न काम करें? उस सामर्थ्य का उपयोग हम आने वाले 20, 25, 30 साल के लिए देश को कैसे दे सके? ऐसे ही हम देखते हैं, अब दुनिया के देशों की स्थिति देखिए। समृद्ध से समृद्ध देश भी इस बात से परेशान है कि वहां लोगों की आयु बहुत बढ़ रही है, एजिंग प्रॉब्लम है, और युवा पीढ़ी न के बराबर हो रही है। बहुत बड़ा बल्क बुजुर्गों का है, उनको जो दुनिया चलानी है उसको चला नहीं पाते हैं।
अब ये चक्र ऐसा है, हर एक को आना ही आना है। आज हमारा देश युवा है, कभी हमारा देश भी ऐसा ही होगा जिसमें युवा कम होंगे, वृद्ध ज्यादा होंगे। वो दिन आने वाले हैं। क्या दुनिया में अभी से कोई है जो इस प्रकार के वृद्धत्व के कारण उस देश की जो स्थितियां बनी है उसके सॉल्यूशन के लिए उन्होंने रास्ते क्या खोजे हैं? यूथ का अभाव में वो समस्याओं का समाधान कैसे कर रहे हैं? कौन सा ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि चीजें बड़ी स्मूथली आगे बढ़ रही है? ये सारे सोचने का काम मेरी यूनिवर्सिटीज का सहज स्वभाव होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज में आपके लिए अभी से मैं मानता हूं रिसर्च और काम करने का अच्छा स्कोप होता है, और इसके कारण जिन बच्चों को ये प्रोजेक्ट देते हैं उनका एक विजन बनता है, उनको भी नई चीजें समझने का अवसर मिलता है। अब क्लाइमेट चेंज की इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, क्लाइमेट के फील्ड में भी हमारे लोग अगर काम करें तो असीमित संभावना है हमारे पास। अब हमने देश में एक योजना बनाई है CDRI की। क्लाइमेट की स्थिति में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जो उसका सामना कर सके, रेजिलिएंट होना चाहिए। अब उस पर हमारे रिसर्च किए बिना हम कैसे करेंगे जी? पहले के जमाने में जो चीजें बनाते थे तब न इतनी बाढ़ आती थी, न इतनी वर्षा होती थी, कुदरत हमारे साथ चलती थी, हम कुदरत के साथ चलते थे। अब वो हमसे उल्टा चल रही है, हम उससे उल्टा चल रहे हैं। और इसलिए हमें इस नए संकट के सामने जीना कैसे, उसको सीखने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए।